क्या भारत अमेरिका के दबाव में फैसले ले रहा है? अमेरिकी कंपनियों की शिकायत के बाद मोदी सरकार ने यूपीआई और रुपए कार्ड पर चार्जेस लगा दिए। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाए। रूस से तेल खरीदने के नाम पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया और फिर ट्रेड डील के जरिए भारत से बड़ी रियायतें हासिल की। इस दौरान अमेरिका में अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ा मामला भी चल रहा था। अडानी के शेयर गिर रहे थे, लेकिन भारत सरकार एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनियों में लगाकर उन्हें साधने का प्रयास कर रही थी। अमेरिकी अदालत के समन्स को रोक रही थी और फिर भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई और सब कुछ बदल गया। ये तमाम घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ रखी जाएं तो एक कहानी की शक्ल ले लेती हैं। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावत। आज बात करेंगे अडानी समूह। यूपीआई के प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं। तेज़ है, आसान है और मुफ्त है। लेकिन यही मुफ्त होना अमेरिकी पेमेंट कंपनियां वीज़ा और मास्टर कार्ड को रास नहीं आ रहा था। वीज़ा और मास्टर कार्ड मिलकर भारत के क्रेडिट कार्ड बाजार का करीब 90% हिस्सा रखते हैं। लेकिन यूपीआई आने के बाद से डेबिट और मर्चेंट पेमेंट में इनकी पकड़ लगातार कमज़ोर होती गई। यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगता, जबकि इन कंपनियों के क्रेडिट कार्ड पर 1% से 3% और डेबिट कार्ड पर 0 से 4% और 1% तक चार्ज लगता है। इन कंपनियों की ये शिकायत अमेरिकी सरकार ने अपने दस्तावेजों में दर्ज की और इसे अनफेयर ट्रेड बैरियर की लिस्ट में डाल दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद भारत सरकार ने वही कर दिया जो अमेरिका चाहता था। 4 अगस्त 2026 यानी इसी महीने को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया और यह बिना किसी बहस के पास भी करा दिया गया। इस बिल का काम था पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव करके उस कानूनी रोक को हटाना जो अब तक बैंकों और पेमेंट कंपनियों को यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पर चार्ज लगाने से रोकती थी। इस बिल से सीधा फायदा वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों को होने वाला है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में भी तो यही हुआ था। अगस्त 2025 अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। फिर रूस से तेल खरीदने की सज़ा के तौर पर 25% अतिरिक्त टैरिफ और ठोक दिया। और फिर आया 2 फरवरी 2026 का दिन। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो गई है। भारत पर लगा 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। बदले में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ 13.5% से घटाकर सीधा 0 कर दिया। साथ ही भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब के एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कोयले जैसे प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा भी कर दिया। ये डील पूरी तरह से एक तरफा थी। बिना दबाव के ऐसी डील होना नामुमकिन सा लगता है और इस एक तरफा डील को लेकर खूब सवाल उठाए गए। आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी रही? सरकार क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड दिख रही है? ये बड़ा सवाल है। अगर मान लिया जाए कि भारत सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इसके पीछे 2 मुख्य वजह हो सकती हैं। पहला, एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी के नाम होने के आरोप। हो सकता है इस फाइल में कुछ ऐसा हो जिसे लेकर अमेरिका हमारी सरकार को दबाव में डाल रहा हो। खैर, बिना सबूत के इस बात पर बात करने का तुक नहीं बनता। लेकिन दूसरे कारण पर आते हैं। सरकार की दूसरी कमजोरी है गौतम अडानी। सरकार के सबसे करीबी माने जाने वाले कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में मुकदमा चल रहा था, अभी खत्म हुआ है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें साल 2021 में लौटना होगा। साल 2021 भारत की सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI 12 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने का एक समझौता करती है। समझौते के हिसाब से 8 गीगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी से और 4 गीगावाट अज्योर पावर से खरीदना था। SECI ने अडानी और अज्योर से जिस दाम पर बिजली खरीदने का वादा किया वो दाम बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा कि राज्यों की बिजली कंपनियां उस दाम पर बिजली खरीदने को तैयार नहीं हुई और जब तक राज्य नहीं खरीदते SECI अडानी से बिजली नहीं खरीद सकता था, यानी पूरा सौदा अटक गया। इसको लेकर अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि इस अटके हुए सौदे को
आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत का रास्ता अपनाया गया। अडानी ग्रुप ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की रिश्वत दी, जो उस समय करीब 2000 करोड़ रुपए थी। राज्य के अधिकारियों को पैसा देकर मना लिया गया। जब अधिकारियों को खरीदा जा रहा था और न्याय व्यवस्था में बाधा डाली जा रही थी, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स और बैंकों से पैसा उठाया गया, जिसमें अमेरिकी इन्वेस्टर्स भी थे। यहीं से खेल शुरू होता है। अडानी ग्रीन ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स से 17.5 करोड़ डॉलर से ज़्यादा जुटाए थे और अजोर पावर के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थे। इसी के चलते 20 नवंबर 2024 को अमेरिका की दो बड़ी संस्थाओं ने एक साथ अडानी ग्रुप और अजोर पावर के खिलाफ एक्शन लिया। जब अमेरिका में आरोप लगे तो अडानी ग्रुप के शेयर गिरे, विदेशी निवेशक भागने लगे। विदेशी संस्थाओं ने अडानी ग्रुप को डॉलर बॉन्ड मार्केट और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से बाहर कर दिया। इस समय जो भी अडानी ग्रुप में पैसा लगाता था, उसका पैसा डूब जाता था। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खोजी रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ कि मई 2025 में भारत के वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों ने LIC से करीब 3 अरब 90 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह योजना LIC और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ मिलकर बनाई गई और वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी। हालांकि बाद में इसे विरोध की वजह से कैंसिल कर दिया गया। जब इस योजना के दस्तावेज सामने आए, उसमें एक लाइन थी जो सब कुछ कह देती है। इस निवेश का एक मकसद था अडानी ग्रुप में भरोसे का संकेत देना और दूसरे इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना। यानी सरकार खुद मान रही थी कि LIC का पैसा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि दुनिया को संदेश दिया जाए कि अडानी ग्रुप ठीक है। अब कोई भी आम आदमी से सवाल उठा सकता है कि अडानी ग्रुप सही है, तो ये मैसेज तो अडानी ग्रुप को देना चाहिए। सरकार ये मैसेज क्यों दे रही है, इतनी मेहरबानी क्यों? उस समय राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया था, पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा, सुविधा, फ़ायदा अडानी का। LIC और सरकार ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। LIC ने कहा कि उसके निवेश के फैसले पूरी तरह स्वतंत्र हैं और कोई सरकारी दबाव नहीं था। लेकिन जब दस्तावेजों में खुद लिखा हो कि मकसद अडानी में भरोसे का संकेत देना है, तो फिर यह स्वतंत्र निवेश कैसे हुआ? वैसे भी LIC ने तो अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में मार्च 2024 तक 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे थे। उसके बावजूद 33,000 करोड़ का और प्लान पास कर दिया। क्यों? इन्वेस्टमेंट का तो बेसिक रूल है पोर्टफोलियो ड्राइव्स करना। ये कैसा डाइवर्जन है कि जहां सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक अडानी समूह को ही मिल रहा था। यहाँ सरकार कई और तरीकों से अडानी को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। अमेरिका में आरोपों के बाद फरवरी 2025 में गौतम अडानी और सागर अडानी को सम्मन भेजने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बार बार इन कोशिशों को रोक दिया। 14 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार अमेरिकी विभाग SEC ने अमेरिकी अदालत से परमिशन लेकर अडानी को ईमेल के जरिए सम्मन भेज दिए। इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है फरवरी 2026 में। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई। ट्रेड डील एक तरफा थी। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अडानी के मामले में कोई फैसला आ सकता है, और यही हुआ। 14 मई 2026 को अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में SEC के साथ सेटलमेंट कर ली। गौतम अडानी 60 लाख डॉलर और सागर अडानी 1 करोड़ 20 लाख डॉलर यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख डॉलर तकरीबन 170 करोड़ रुपए जुर्माना देने पर राजी हो गए। ये सेटलमेंट सिर्फ सिविल केस के लिए थी। क्रिमिनल केस के लिए अडानी की लीगल टीम ने रॉबर्ट ग्रिफा जूनियर को हायर किया। रॉबर्ट ग्रिफा जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील हैं। ग्रिफा ने अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें ऑफर दिया कि अगर क्रिमिनल चार्जेस खत्म हो जाते हैं तो अडानी समूह अमेरिका इकोनॉमी में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे और जिससे 15,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। नतीजा, अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस खत्म कर दिए। अब सवाल ये है कि क्या सरकार अमेरिका के सामने बार बार क्यों झुकती है? क्या वजह सिर्फ व्यापार और टैरिफ है, या फिर अडानी का अमेरिका केस
भी इस दबाव का हिस्सा है। यूपीआई से लेकर ट्रेड डील और अडानी केस तक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। सरकार के पास इन सवालों के जवाब होने चाहिए, क्योंकि विदेश नीति में समझौता अलग बात है, लेकिन अगर किसी निजी कारोबारी को बचाने के लिए देश के हितों से समझौता हो रहा है तो सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है।